तो भाई वो वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ कि ये कोई क्लिक बेट नहीं है, बल्कि मैं इस बात को मानता हूँ कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो दी बैटमैन वाला बैटमैन है वो अब तक का सबसे बेस्ट बैटमैन है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा हूँ कोई कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या मैं कोई यहाँ पे क्लिक बेट करके तुम्हारा ध्यान नहीं खींच रहा हूँ, बल्कि मैं इस वीडियो के अंदर आज ये तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मेरी नज़र में क्यों रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो एक परफेक्ट बैटमैन है अब तक हमने जितने भी सारे के सारे बैटमैन को देखा है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बात एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों मेरी नज़र के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो अब तक का सबसे बेस्ट बैटमैन है। तो अगर आपने अभी तक बैटमैन मूवी को नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने बैटमैन नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंदर मेजर स्पॉयलर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं बैटमैन के कैरेक्टर के हवाले से। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट है अब मूवी को 2 दिन देखने के बाद ही कि मेरा रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन फेवरेट हो गया है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तुमने अभी मूवी देखी इसलिए तुम ये सारी की सारी बातें कर रहे हो। क्रिस्टोफर नोलन ने जो मूवी बनाई थी, क्रिश्चियन बेल वाला जो बैटमैन था, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, और तुम रॉबर्ट पैटिंसन कल के लौंडे को तुम बेस्ट बैटमैन बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो भाई देखो, इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे एक रीजन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे क्यों रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब सबसे पहली बात मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे ये कॉमिक एक्यूरेट था, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारे के सारे बैटमैन, चाहे वो बेन एफ्लेक का हो, चाहे वो क्रिश्चियन बेल का हो या माइकल कीटन का ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे बैटमैन कहीं ना कहीं अपनी नज़र में कॉमिक एक्यूरेट थे। क्योंकि बैटमैन की हिस्ट्री कॉमिक्स के अंदर वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जिसको 70 से 80 साल हो चुके हैं, और उन 70 से 80 सालों के अंदर बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा अलग अलग राइटर्स ने लिखा है और उसको अलग अलग चीज़ों से पेश किया है। तो इसलिए बैटमैन का कैरेक्टर अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है, तो वो हर एक कैरेक्टर जो है वो कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर कहलाता है। लेकिन मेरी नज़र में मुझे ये कैरेक्टर क्यों ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये पहला कैरेक्टर होने वाला बैटमैन का जो कि इतना ज़्यादा न्यू है इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर, जिसको अभी काम करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हाँ, वो बात अलग है कि क्रिश्चियन बेल का जो बैटमैन था वो बेसिकली उससे भी ज़्यादा नया था, उसको तो हमने ट्रेनिंग फेज के अंदर देखा था और उसने सब चीज़ें अपने सामने ही शुरू करी थी कैमरा के अंदर। तो यही चीज़ इस वाले बैटमैन को बहुत ज़्यादा अलग बनाती है कि ना ही हमें ये पता है कि इसने किस तरह की ट्रेनिंग ली है, ना ही हमें ये पता है कि इसकी सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्मर्स हैं, वो उसने कहाँ से बनाए हैं, ना ही हमें ये पता है कि बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की तरह एल्फ्रेड का इसकी सारी की सारी टैग को बनाने में कितना हाथ है। और यही सारी की सारी चीज़ें जो इस वाले बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस भी साथ साथ बना रही हैं, और इसी वजह से मेरा इस वाले बैटमैन के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा ही बढ़ गया है। क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा तो इस वाले बैटमैन का जो आर्मर था वो बहुत ही एक स्पेशल किस्म का आर्मर था, जो कि शायद हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। सबसे पहले मैं इसकी चेस्ट प्लेट के ऊपर बात करना चाहूँगा, जहाँ पे वो बैटमैन का लोगो पहन के घूम रहा होता है। तो यहाँ पे जो उसके सीने के ऊपर बैट लगी हुई है, बताया कुछ इस तरह से जा रहा था बहुत पहले, ये दरअसल उसी गन से बना हुआ है जो कि उसके पेरेंट्स को मारा था जिस गन के जरिए, मतलब बैटमैन ने उस वेपन को जिसके जरिए उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी उसको अपने सीने के इतना ज़्यादा करीब रखा हुआ है, अपने दिल के करीब रखा हुआ है, ताकि वो हमेशा अपने आप को याद दिला सके कि आखिरकार वो बैटमैन बना था तो क्यों बना था। और इसीलिए वो हमने देखा कि ऑल ओवर द मूवी अपने आप को बार बार जो है वेंजेंस वेंजेंस करके बुला रहा था, और वेंजेंस का सीधा सा मतलब है बदला। मतलब वो ये सारी की सारी चीज़ें जो कर रहा है, अपनी सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, दुश्मनों से पंगे ले रहा है, लोगों की मार रहा है, वो सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है अपने माँ बाप की मौत का, और वो इस तरह से बदला ले रहा है पूरे के पूरे शहर को बचा के। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक है और इस बैटमैन को हार्डकोर बना देती है। तो दूसरी जो इसकी चीज़ है वो ये है कि इसका फाइटिंग स्टाइल। आज से पहले हमने सारे के सारे बैटमैन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निंजा स्टाइल में लड़ते हुए देखा, कंफू करते हुए देखा, मार्शल आर्ट करते हुए देखा, लेकिन ये वाला बैटमैन ये जो है जब पेलने पे आता है तो तुमको नहीं छोड़ने वाला है। मतलब ये लिहाज नहीं करता है, ये लोगों को कुत्ते की तरह पेलता है, चाहे उनको कितना भी खून निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो। ये एक बंदे को पीटता, बाकी 4 बंदे उसको देख के फट जाती है और वो वहाँ से वैसे ही भाग जाते हैं। ये चीज़ जो इस वाले बैटमैन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है मेरी नज़र के अंदर, और मैं हमेशा से ऐसा ही बैटमैन देखना चाहता था जिसका एक भरम हो, जिसका एक खौफ हो। और ये वाला बैटमैन जब स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, उसके पीछे का जो थीम म्यूजिक चल रहा था, वहाँ पे जो सारे के सारे गुंडों की आंखों में खौफ आ रहा था, ये बता रहा था बैटमैन का असली मकसद। बैटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो कोई सुपर नेचुरल बीइंग नहीं है, ना ही वो कोई म्यूटेंट है, ना ही उसके पास उड़ने की कोई शक्ति है। वो सिर्फ एक आम सा इंसान है जिसके पास सबसे बड़ा वेपन जो इसका वो डर है। और इस पूरे के पूरे डर वाले चीज़ को जो है हमने मैट रीव्स की इस मूवी के अंदर बहुत ही एक अलग लेवल के ऊपर देखा है। हमने देखा कि किस तरह से पेंगुइन जो कि इतना बड़ा एक लॉर्ड है, एक क्रिमिनल है, वो भी बैटमैन से आखिर में आके उसकी ऐसी फटती है कि उसके सामने एक अल्फाज नहीं बोल पा रहा होता। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिसने हमें बैटमैन के बारे में ये बताया है कि बैटमैन को भी आए हुए सिर्फ गौतम में 2 साल हुए हैं, और इन 2 सालों के अंदर उसने गुंडों के दिलों में ऐसा खौफ बिठा दिया है कि लोग उसका बैट सिग्नल देख के ही डर जाते हैं। इसके अलावा इस वाले बैटमैन का जो पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम था, उसका जो आर्मर था, मैं उसके ऊपर और ज़्यादा बात करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से कि शायद ये पहला बैटमैन होने वाला है जिसको हमने इतनी ज़्यादा गोलियां खाते हुए सिर्फ एक ही मूवी के अंदर देखा होगा। हमने देखा है कि बेन एफ्लेक का बैटमैन का जो सूट है वो भी काफ़ी अलग तरह का था, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, और वो भी काफ़ी हद तक बुलेट प्रूफ हमें नजर आ रहा था, जितना क्रिश्चियन बेल का भी सूट था और बाकी दूसरे सूट भी होते ही हैं। लेकिन ये वाला जो सूट था इसके अंदर कुछ खास बात थी,
एक तो उसका जो डिजाइन था वो बहुत ही स्लीक किस्म का था, ना कि बैन एफ्लेक की तरह एक बहुत ही हबड़ा किस्म का कोई सूट था। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इसकी पसंद आती है कि बैटमैन का जो स्लीक कैरेक्टर है जो कि कॉमिक से बिल्कुल लिया गया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसका बैट सूट। इसी तरह के बैट सूट हमने बैटमैन के गेम्स के अंदर देखे हैं और वो मेरे फेवरेट सूट्स हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि इसका सूट बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिसने शॉर्ट गन के ब्रस्ट, राइफल के ब्रस्ट, हैंड गन के ब्रस्ट और एक ज़बरदस्त किस्म का सामने खड़ा हुआ C4 का ब्लास्ट झेला है। तो ये बात हमें बता रही है कि इसका जो आर्मर है, अब तक के बैटमैन के जितने भी आर्मर्स हमने देखे उन सब में से सबसे ड्यूरेबल या स्ट्रेंथफुल हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी मिस्टीरियस बात ये है कि आखिरकार बैटमैन ने इस आर्मर को बनाया किस तरीके से, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज और वो मटेरियल लेकर कहाँ से आया है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्ट्रीज है जो बैटमैन के कैरेक्टर के बारे में हमें नहीं बताई गई हैं, ये हमें इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करवा रही हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसके हेलमेट के ऊपर बात करना चाहूँगा जो कि मेरी नज़र में इस पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम का एक सबसे वीक पॉइंट था। यानी कि पूरा का पूरा इसका आर्मर काफ़ी ज़्यादा आर्मर्ड था, काफ़ी ज़्यादा कवर्ड था, यहाँ तक कि उसके नेक का स्पेस जो था वो भी मुकम्मल तौर पे कवर्ड था, लेकिन उसका फेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ था। और मुझे ये बात समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के राइफल शूटर जो कि तकरीबन 400-500 थे, उनमें से कोई एक भी बैटमैन के मुंह के ऊपर गोली नहीं चला पाया, तो ये थोड़ा सा ऑड हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इसका सीक्वल आता है तो उसके सूट के अंदर थोड़ी सी जो चेंजेस की जानी चाहिए वो उसके हेलमेट के अंदर की जानी चाहिए। जिस तरीके से इसका पूरा का पूरा सूट एक आर्मर्ड सूट है, इस तरह से इसका हेलमेट भी आर्मर्ड होना चाहिए। इसी के अलावा जो उसके हेलमेट की एक छोटी सी और डिटेल थी वो ये थी कि जिस तरीके से जब वो अपना हेलमेट उतारता है उसके अंदर आई शेडो लगा हुआ होता है, तो ये चीज़ बता रही है कि ये सच में इस तरह से बैटमैन की आंखें हमें काली नजर आती हैं, जो कि इससे पहले किसी भी डायरेक्टर ने हमें मूवी में ये नहीं दिखाया है। और ये चीज़ बैटमैन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बना रही है। इसके साथ हमने देखा कि बैटमैन यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जो अपनी आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंसेज को इस्तेमाल कर रहा है। उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के जरिए उसको एक अलग तरह का विजन नजर आता है, जिसके जरिए वो लोगों को आइडेंटिफाई कर पाता है, सुरागों को ढूंढ पाता है और छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स देखता है जो कि आम आंखों से नहीं देखी जा सकती है। इसके अलावा वो जितनी चीज़ों को देख रहा होता है उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग तो उसके अंदर हो रही होती है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि मैंने पहली बार किसी लाइव एक्शन बैटमैन मूवी के अंदर देखी है। इसके अलावा अगर हम ग्रैपलिंग हुक की बात करें जो कि बैटमैन की पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम का उसके कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके जरिए वो इधर से उधर लटक पाता है, तो हमने देखा कि आज तक हमें वो हमेशा एक गन की फॉर्म में नजर आया है। लेकिन इस मूवी के अंदर हमने देखा कि ग्रैपलिंग हुक जो है वो हमें एक तरह के गॉन्टलेट के अंदर उसके बिल्डिंग नजर आया जिसका इस्तेमाल करके वो कहीं भी लटक सकता है। इसके अलावा हम उस पूरे के पूरे सीन को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे बैटमैन की सबसे पहली बार फट गई थी। हाँ, मतलब वो जब छत के ऊपर चढ़ा था गौतम पुलिस से बचते हुए तो एक मिनट के लिए वो रुक गया था, वो छत से नहीं कूद रहा था। जबकि हमने बैटमैन को कैरेक्टर को हमेशा देखा है कि जब भी वो छत के ऊपर जाता है तो फौरन से कूदता है, अपने केप को फैलाता है और लैंड कर जाता है नीचे। लेकिन हमने देखा कि इस वाले बैटमैन ने अपने पूरे के पूरे सूट को एक सूट के अंदर ट्रांसफॉर्म करा दूसरे, जो कि एक तरह का पैराग्लाइडिंग का सूट हमें नजर आ रहा था, और वो जब वहाँ से कूदता है तो एक पैराशूट की मदद से वहाँ पे लैंड करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये बैटमैन इतना ज़्यादा हार्डकोर है तो ये छत से क्यों डर रहा था भाई, और कूदने से इतना ज़्यादा डर रहा था, उसके लिए इतनी प्रिपरेशन इसने करी। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस वाले बैटमैन को भी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है बैटमैन अभी तक इतनी ऊंचाई के ऊपर पहली बार आया था इस तरह से लोगों से भागते हुए, और वो पहली बार ही अपने इस वाली नए गैजेट का इस्तेमाल कर रहा था जो कि पैराग्लाइडिंग सूट था। और इसी वजह से उसकी जो लैंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा रफ हमें नजर आई और इतनी परफेक्ट नजर नहीं आई। लेकिन ये बात हमें बताती है कि ये वाला बैटमैन जो है डरता है किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन वो उस डर को फौरन से ओवरकम भी कर देता है, लेकिन उसके पास हर एक चीज़ का सोल्यूशन पहले से मौजूद है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें उसके केप के ऊपर, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे उसके केप का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसको जो पूरा का पूरा लुक था आर्मर का, कॉस्ट्यूम का, वो बहुत ही स्लीक लुक था जिसका मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बैटमोबाइल की बात करें तो मेरी नज़र में इस मूवी के अंदर दिखने वाली जो बैटमोबाइल थी वो अब तक की मोस्ट प्रैक्टिकल बैटमोबाइल थी, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसको हम आसानी से सोच सकते हैं कि हाँ यार एक बंदा ऐसा गाड़ी बना सकता है। लेकिन अभी तक मैं ये कहूँगा कि बैटमैन बिगिंस वाली जो टम्बलर वाली बैटमोबाइल थी वो मेरी अभी तक फेवरेट है। लेकिन इस हवाले से देखा जाए तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बैटमोबाइल इसलिए साबित हुई क्योंकि इसको एक मसल कार की तरह दिखाया गया, और जब वो मसल कार रोर कर रही थी स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि जो बैटमैन का डर है, जो बैटमैन का फियर है वो उसकी गाड़ी से झलक रहा था। उसकी रोर जो थी वो लोगों के दिलों में गूंज रही थी, और यही चीज पेंगुइन को भगा रही थी उससे बचने के लिए। इसके बाद अगर हम बैटमैन की बाइक के ऊपर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उसकी बाइक के ऊपर ऐसा कुछ खास बात करने के लिए है नहीं, मुझे वो कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी और ना ही इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। बैटमैन बिगिंस वाली जो बाइक थी जो कि उसकी टम्बलर गाड़ी के अंदर से निकलती है वो आज तक की सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से बैट बाइक थी। बैट बाइक मतलब इसको यही कहेंगे ना, मैंने अभी तक सोचा कि नहीं इसको कुछ और कहते कि नहीं कहते, खैर तुम लोग तो समझ गए होंगे। तो इसी के अलावा मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो ये वाला बैटमैन था जिसको अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं गौतम सिटी के अंदर, और ये इतने ज़बरदस्त तरीके से हार्डकोर तरीके से लड़ रहा है, दुश्मनों को समझ रहा है और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ भी रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस बैटमैन को थोड़ा सा और टाइम दिया जाएगा तो अब तक का ये मोस्ट परफेक्ट बैटमैन बन जाएगा।
लेकिन ऑल दो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी की पूरी मूवी को देखने के बाद, रॉबर्ट पैटिंसन को देखने के बाद बैटमैन के रोल के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक जितने भी बैटमैन आए हैं, मेरा रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन फेवरेट हो गया है। तो अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा, और अगर एग्री नहीं भी करते तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, लड़ने वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तुम अपना ओपिनियन रखो, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, मैंने अपना शेयर करा, अब तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर शेयर करो और मुझे फौरन से बताओ। और इसी के साथ भाई लोग, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, इस तरह की ऑसम वीडियोस को चैनल पर एंजॉय करने के लिए। वैसे मैं बताता चलूँ कि ये अभी हमारा नया चैनल जो है, इसके सब्सक्राइबर्स काफी ज्यादा कम है और इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकते हो सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए। और अगर तुम लोगों का इंटरेस्ट कॉमिक बुक के अंदर है तो मेरे मेन चैनल को जरूर चेकआउट करना, जो कि स्पीड टाइगर के नाम से है। इस चैनल के ऊपर हम लोग मूवीज से, सीरीज से और इस तरह की दूसरी चीजों के ऊपर का स्टफ जो है यहाँ पे शेयर करेंगे। और जो मेरा मेन चैनल है, जिस वजह से मैं अपने यूट्यूब के ऊपर आया था, वो कॉमिक्स का चैनल है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहा होता हूँ जिसके जरिए तुम लोग अपडेटेड रह पाते हो। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।